अकाउंटिंग पीरियड के बारे में हमने पढ़ा था कि जनाब ये 1 साल होता है। फाइनेंशियल स्टेटमेंट आर गिवन पीरियड ऑफ टाइम नोन एज फाइनेंशियल ईयर या अकाउंटिंग पीरियड या रिपोर्टिंग पीरियड। कहता है जिस टाइम की आपने फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनानी होती है ना फॉर द ईयर एंडेड, ये एज एट, उसके 3 नाम उसने बता दिए, एक फाइनेंशियल ईयर, अकाउंटिंग पीरियड या अकाउंटिंग ईयर, और रिपोर्टिंग पीरियड या रिपोर्टिंग ईयर। कंपोनेंट्स में स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन, कंप्रीहेंसिव इनकम, चेंजेस इन इक्विटी, कैश फ्लो और नोट्स टू द फाइनेंशियल स्टेटमेंट। उसने लिख भी दिया कि ऊपर वाले 2 एग्जामिनेबल है और नीचे वाले तीनों एग्जामिनेबल नहीं है। लो मेरे भाई, यहां से स्टार्ट होने लगा है इंपॉर्टेंट काम। यही इंपॉर्टेंट काम है, इसको जरा ध्यान से सुन लीजिएगा। स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन के कितने एलिमेंट हैं? 3। कौन कौन से? एक एसेट, एक लायबिलिटी और एक इक्विटी। अब एक और इंटरेस्टिंग बात मैं आपको बताऊं कि सवाल के अंदर ना, ये हमने पहले क्या दिया था कि अकाउंटिंग इक्वेशन हमने कल पढ़ना है और वो चैप्टर नंबर 3 के साथ पढ़ेंगे, और कल मैंने चैप्टर नंबर 2 नहीं 3 करवाना है। फिर उसके को छोटा सा चैप्टर है, खत्म हो जाएगा जल्दी, और फिर हम चैप्टर नंबर 2 पे आएंगे, वो थोड़ा सा बड़ा चैप्टर है, तो उस पर हमारे 2 दिन लग जाए, 3 दिन लग जाए उसकी। जी, अकाउंटिंग इक्वेशन वैसे हमें पता है, अगर नहीं भी पता तो लिख लो। अकाउंटिंग इक्वेशन बराबर होता है एसेट्स इज इक्वल टू इक्विटी प्लस लायबिलिटी। अगर हम इसको लिखें एसेट्स माइनस लायबिलिटी, तो ये किसके बराबर है? इक्विटी। एसेट्स माइनस लायबिलिटीज को नेट एसेट्स भी कहा जाता है। इसका मतलब नेट एसेट्स और इक्विटी एक ही बात हो गई। नेट एसेट और इक्विटी मतलब एसेट्स और इक्विटी एक ही बात है, ऐसे मतलब लायबिलिटीज को नेट करके। अब इक्विटी को कहते हैं पीआर से लेवल तक आप इसको कैपिटल के बराबर कह सकते हो, होता नहीं है ये, कैपिटल समथिंग एल्स, इक्विटी समथिंग एल्स, लेकिन वो कहते हैं पीआरसी 4 लेवल पर आप कैपिटल और इक्विटी की सेम कह सकते हो। फर्क क्या है वो भी बता देता हूं मैं, आपको भी पता है। जो कैपिटल होता है ना, वो तो होता है इन्वेस्टमेंट बाय द ओनर इन फॉर्म ऑफ कैश और अदर देन कैश। जो इक्विटी होता है, आप हर साल जो कैपिटल प्लस प्रॉफिट माइनस ड्रॉइंग्स इज इक्वल टू क्लोजिंग कैपिटल, ये जो इसके अंदर कुछ प्लस माइनस कर दे तो ये इक्विटी होता है। मतलब कैपिटल के अंदर प्रॉफिट ऐड कर दो, ड्रॉइंग्स माइनस कर दो, तो वो जो क्लोजिंग कैपिटल आप कहते हो ना, वो क्या बन जाता है? इक्विटी। और हम तो हर दफा ये लिखते हैं ओपनिंग कैपिटल, फिर तो कैपिटल तो रहा ही नहीं, वो तो क्या बन जाता है? इक्विटी। लेकिन पीआरसी 4 लेवल तक आप समझो इक्विटी और कैपिटल इज द सेम थिंग। ठीक है, तो अकाउंटिंग इक्वेशन होती कौन सी है? एसेट्स इज इक्वल टू इक्विटी प्लस लायबिलिटी, फिर इक्विटी इज इक्वल टू एसेट्स माइनस लायबिलिटी, फिर एसेट्स माइनस लायबिलिटीज को आप नेट एसेट्स कह सकते हो, और नेट एसेट्स और इक्विटी एक ही बात है, और इसमें आप कैपिटल भी एक ही बात कह सकते हो। ठीक होगी बात। उसके बाद फाइनेंशियल पोजीशन के एलिमेंट्स आपको पता है कौन कौन से हैं? फाइनेंशियल पोजीशन के एलिमेंट एसेट्स उसके अंदर होते हैं, लायबिलिटी उसके अंदर होता है, और इक्विटी उसके अंदर। फिर फाइनेंशियल परफॉर्मेंस या स्टेटमेंट ऑफ कंप्रीहेंसिव इनकम के एलिमेंट्स, इनकम और एक्सपेंसिव, और ये सारे पांचों फाइनेंशियल स्टेटमेंट के एलिमेंट्स कहलाते हैं। ये पांचों किसके एलिमेंट्स कहलाते हैं? फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स के। और याद रखें, आपको वो कहां से घुमा सकता है? कंपोनेंट्स और है, कंपोनेंट्स ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट और है, उसमें क्या है? एसओसीआई, एसओएफपी, कैश फ्लो, चेंज इन इक्विटी और नोट्स, और एलिमेंट्स ये। ठीक होगी बात। अब इन एलिमेंट्स की डेफिनेशन वो हमसे करवाता है। वैसे तो आपको पता ना, हमने एसेट्स का भी पता है, लायबिलिटीज का भी पता है, लेकिन आपको मजे की बात बताओ, अभी तक आपको उनकी डेफिनेशन का नहीं पता। आज हम उसकी डेफिनेशन करेंगे सही तरह से जो होती है। 3 बातें सबकी याद रखनी है आपने। पहले तो आप फाइनेंशियल पोजीशन को पढ़े,
A statement of financial position also called बैलेंस शीट. कितने लोगों को पता है कि फाइनेंशियल पोजीशन को बैलेंस शीट भी कहते हैं? गुड. आईकॉम वालों को तो कंफर्म पता होता है, क्योंकि वो उनमें फाइनेंशियल पोजीशन का मेरे ख्याल में अभी रिवाज ही नहीं आया. वहां पर अभी स्टिल इसको बैलेंस शीट बोला जाता है. बैलेंस शीट पुराना नाम है फाइनेंशियल पोजीशन का. रिपोर्ट्स ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन, अगर आपको इसको सही मतलब पता चल जाए ना तो ये याद रखना ज्यादा आसान है. कहता है ये कंपनी की फाइनेंशियल पोजीशन बताता है, उसकी क्या पोजीशन है. पोजीशन कैसे पता चलती है किसी भी बंदे की? उसकी एसेट्स से. उसके पास एसेट्स कितने हैं एट अ पर्टिकुलर डेट. ये इंपॉर्टेंट चीज है. एट अ एज एट, ये उसके बारे में लिखा हुआ है. यूजुअली द एंड ऑफ द फाइनेंशियल ईयर, financial position of the entity has shown its assets, liabilities and equity. Statement of comprehensive income में कहते हैं statement of comprehensive information about the performance. आगे क्या लिखा हुआ है? in a period. इसके दो हिस्से होते हैं. एक को बोलते हैं statement of profit or loss, एक को बोलते हैं statement of other company. ये बात भी आपको बताने वाली है. नेट प्रॉफिट तक के हिस्से को स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट और लॉस कहते हैं. नेट प्रॉफिट तक के, ग्रॉस प्रॉफिट तक के हिस्से को क्या बोलते हैं? ट्रेडिंग अकाउंट. ग्रॉस प्रॉफिट तक ट्रेडिंग अकाउंट, नेट प्रॉफिट तक प्रॉफिट और लॉस. उसके बाद फर्दर आ जाता है कुछ रीवैल्यूएशन गेन या लॉस, वो उसके बाद आते हैं. उसे बोलते हैं अदर कंप्रीहेंसिव. वो हमारे सिलेबस में नहीं. अदर कंप्रीहेंसिव इनकम, इसे प्यार से ओसीआई बोला जाता है. ओसीआई, अदर कंप्रीहेंसिव इनकम, हमारे सिलेबस में. वो कहता है कि अ लिस्ट ऑफ इनकम एंड एक्सपेंसेस व्हिच रिजल्ट्स इन प्रॉफिट और लॉस, अ लिस्ट ऑफ अदर गेन्स एंड लॉसेस हैव बीन अराइजन इन द पीरियड नॉट इन द सिलेबस. अदर गेन एंड लॉस, अदर कंप्रीहेंसिव इनकम, ऑपरेटिंग गेन एंड लॉस, प्रॉफिट और लॉस. तो स्टेटमेंट ऑफ कंप्रीहेंसिव इनकम में दो पार्ट है. एक को हम बोलते हैं प्रॉफिट और लॉस और एक को बोलते हैं अदर कंप्रीहेंसिव इनकम. एलिमेंट्स आ गया जी फाइनेंशियल स्टेटमेंट के, जिसमें फाइनेंशियल पोजीशन कंसिस्ट ऑफ 3 एलिमेंट्स, एसेट्स, लायबिलिटी, इक्विटी. दीज 3 एलिमेंट्स की अकाउंटिंग इक्वेशन भी बनती है. एसेट्स इज इक्वल टू लायबिलिटी प्लस इक्विटी. अब ये ना कहते ना सर आपने तो इक्विटी प्लस लायबिलिटी कहा था. The statement of comprehensive income consists of 2 elements, income and expenses. The difference of these 2 elements determines profit or loss in an accounting period. अब elements की definition आ गई. ये कोई छोटी definition नहीं है. ये देखो जनाब, यहां तक ये सारी current assets की definition. अब हम इसको थोड़ा सा categorize करते हैं. किसी भी assets की definition में 3 बातें. Economic resource. Asset क्या है? Economic resource. लायबिलिटी होगा फाइनेंशियल ऑब्लिगेशन. दोनों को साथ साथ पढ़ते हैं. ये क्या होगा? रिसोर्स होगा, एक जरिया होगा इकोनॉमिक बेनिफिट प्रोड्यूस करने का. और जो लायबिलिटी होगी वो आपकी ऑब्लिगेशन होगी. दूसरी, कंट्रोल्ड बाय एन एंटिटी. ये तो बात कंफर्म है कि अगर एंटिटी का कंट्रोल नहीं है तो उसका एसेट ही नहीं है. ये हमने कहां पर पढ़ा था? सब्सटेंस ओवर फॉर्म के अंदर, गुड्स इन ट्रांजिट के अंदर, इन्वेंट्री के अंदर. कंट्रोल बाय एंटी एज अ रिजल्ट ऑफ पास्ट इवेंट. ये 3 बातें. एसेट इज एन इकोनॉमिक रिसोर्स कंट्रोल्ड बाय एन एंटी, रिजल्ट ऑफ पास्ट इवेंट. पास्ट इवेंट का मतलब क्या है? उस वक्त तक आपका एसेट नहीं हो सकता जब तक कि, देखिए ये आप मेरा एसेट है ना, कैसे बना? फ्यूचर में बनना है या बन चुका है? अगर बन चुका है तो एज अ रिजल्ट ऑफ पास्ट इवेंट. मैंने इसका कैश दिया होगा या कुछ भी किया होगा, मेरे कंट्रोल में तब आएगा उससे पहले उसके ऊपर सारा काम हो चुका होगा. फाइनेंशियल ऑब्लिगेशन भी एज अ रिजल्ट ऑफ पास्ट इवेंट होता है और एसेट भी एज अ रिजल्ट ऑफ वो फाइनेंशियल ऑब्लिगेशन होती है, ये इकोनॉमिक रिसोर्स होता है. ये कंट्रोल्ड बाय एंटिटी होता है, वो होता है ट्रांसफर ऑफ एसेट्स. मतलब लायबिलिटी को सेटल ऑफ करना होता है ना, तो फ्यूचर में उसने आपके एसेट में ट्रांसफर होना होता है, मतलब आपके एसेट ने खत्म होना होता है. तो यहां पर देखिए जरा, ये डेफिनेशन हो गई एसेट्स की. एसेट इज डिफाइंड एज इज एन इकोनॉमिक प्रेजेंट इकोनॉमिक रिसोर्स, सॉरी प्रेजेंट इकोनॉमिक रिसोर्स कंट्रोल्ड बाय एन एंटिटी एज अ रिजल्ट ऑफ पास्ट. अब
वो कहता है ये डेफिनेशन क्लियर कर रही है that potential economic benefits no longer need to be expected to flow to the entity, they do not need to certain or even likely। कहता है कि ऊपर वाली जो डेफिनेशन है ना वो ये लिख रही है कि जनाब आपका कंट्रोल होना चाहिए, आपका प्रेजेंट रिसोर्स होना चाहिए, लेकिन ये जरूरी नहीं है कि वो फ्यूचर में आपको बेनिफिट देता है। फ्यूचर में आपका एसेट आपको बेनिफिट देगा, लेकिन डेफिनेशन के अंदर नहीं लिखा हुआ। मिसाल के तौर पर आपका एक एसेट पड़ा हुआ है, आप उसको इस्तेमाल नहीं कर रहे, क्या वो आपका एसेट है? तो एसेट तो है, क्योंकि आपका कंट्रोल है उसके ऊपर। प्रेजेंट इकोनॉमिक रिसोर्स आपका है, आप इस्तेमाल करो या ना करो, ये दिख रहा है। वो कहता है दैट पोटेंशियल इकोनॉमिक बेनिफिट नो नीड्स टू बी एक्सपेक्टेड टू फ्लो टू द एंटिटी एंड दे डोंट नीड टू बी सर्टन और इवनली लाइकली। मतलब कितना बेनिफिट देगा जरूरी नहीं, पता है नहीं है। अगर वो आपके कंट्रोल में है तो वो आपका एसेट है। पहले लोग सोचते थे कि एसेट की डेफिनेशन ये है कि जब तक वो बेनिफिट नहीं देगा वो एसेट नहीं है। कहता है बेनिफिट तो देता ही है, 99% देता है, लेकिन डेफिनेशन के अंदर नहीं लिखा हुआ। तो क्या अब ये ना कि यहां से कोई उसने आपको छेड़ना है? पोटेंशियल का मतलब तो ये था ना फ्यूचर इकोनॉमिक बेनिफिट नो लॉन्गर नीड टू बी एक्सपेक्टेड। हमारे दिल में फौरन आ जाएगा कि ये एसेट ही नहीं है, हालांकि ये एसेट है। और दे डू नॉट नीड टू बी सर्टन, और आगे इकोनॉमिक रिसोर्स इज द राइट दैट हैज अ पोटेंशियल टू प्रोड्यूस इकोनॉमिक बेनिफिट। ये डेफिनेशन है। वो कहता है जो इकोनॉमिक रिसोर्स लिखा हुआ है ना, वो इस बात की जमानत है कि वो इकोनॉमिक रिसोर्स है, वो बेनिफिट पैदा करेगा, लेकिन जरूरी नहीं है कि वो पैदा कर रहा है। आप इस्तेमाल कर रहे हो, आप इस्तेमाल नहीं कर रहे, अगर आपके पास पड़ा हुआ है तो वो आपका एसेट है, आपके कंट्रोल में होना चाहिए। तो डेफिनेशन क्या है? प्रेजेंट इकोनॉमिक रिसोर्स है और कंट्रोल्ड बाय एंटिटी। अच्छा, इकोनॉमिक रिसोर्स किसे कहते हैं? उसके पास उसमें पोटेंशियल है कि वो इकोनॉमिक बेनिफिट प्रोड्यूस करेगा। इकोनॉमिक रिसोर्स किसे कहते हैं? ये उसकी डेफिनेशन है। इकोनॉमिक रिसोर्स ऐसे एसेट को कहते हैं जिसमें ये कैपेसिटी है कि वो इकोनॉमिक रिसोर्स पैदा कर सकता है। पैदा करके दे रहा है या नहीं दे रहा है, वो एसेट की डेफिनेशन में नहीं कवर हो रहा। वो दे रहा है, अच्छी बात है, नहीं दे रहा फिर भी एसेट। और इकोनॉमिक रिसोर्स क्या है? उसके अंदर कैपेसिटी जरूर है इकोनॉमिक रिसोर्स पैदा करने की, इकोनॉमिक बेनिफिट पैदा करने की, लेकिन वो फ्लो टू द एंटिटी भी है या नहीं, मतलब एंटिटी को मिल भी रहा है या नहीं, वो कंपलसरी, लेकिन होता तो है। नॉर्मली जो एसेट हम उसे कहते हैं ना जो बेनिफिट दे भी रहा हो, तो उसने कहा है कि अगर दे रहा है तो भी एसेट है, अगर आपके पास मौजूद है, दे सकता है लेकिन अभी नहीं दे रहा तो भी एसेट। बात समझ लगी? मतलब आपने गाड़ी लेकर खड़ी कर दी, अब उसको इस्तेमाल ही नहीं कर रहे, अब वो इकोनॉमिक रिसोर्स है, उसके अंदर पोटेंशियल है, वो इकोनॉमिक बेनिफिट पैदा कर सकता है, आप उसको इस्तेमाल कर सकते हो, कर नहीं रहे, क्या ये एसेट है? एसेट है, इकोनॉमिक रिसोर्स भी है। अब अगली बात, एक आपके पास एसेट पड़ा हुआ है, उसके अंदर कैपेसिटी ही नहीं है रिसोर्स पैदा बेनिफिट पैदा करने की, ना वो इकोनॉमिक रिसोर्स है ना वो एसेट है। ठीक होगी बात? अब ये पढ़ो जरा दोबारा एक दफा। वो कहता है कि ये तो डेफिनेशन, प्रेजेंट इकोनॉमिक रिसोर्स controlled by entity as a result of past event. This definition clarifies that the potential economic benefits no longer need to be expected to flow to the entity and they do not need to be certain or even likely. Need to be certain का मतलब ये है कि हमें यकीन है कि इतना बेनिफिट देगा, ये भी जरूरी नहीं। फिर इकोनॉमिक रिसोर्स की डेफिनेशन लिख रहे हैं, is a right that has a potential to produce economic, उसके अंदर कैपेसिटी है, वो पैदा कर भी सकता है, कर रहा है तो भी ठीक है, नहीं कर रहा तो भी ठीक है, वो आपका एसेट है। इन सिंपल वर्ड्स, यहां से डेफिनेशन पेपर में आई हुई है। एसेट समथिंग दैट द बिजनेस ऑन या कंट्रोल इज अवेलेबल फॉर यूज, इज अवेलेबल या विल बी अवेलेबल फॉर यूज इन द बिजनेस। फिर वही बात उसने लिखी थी दोबारा, अवेलेबल होना जरूरी है, यूज हो रहा है या नहीं हो रहा ये जरूरी नहीं है। अवेलेबल फॉर यूज या विल बी अवेलेबल फॉर यूज। आगे फिर करंट एसेट, और करंट एसेट क्या होगा? इकोनॉमिक बेनिफिट दे इन द शॉर्ट टर्म, उसे हम बोलेंगे करंट एसेट, जैसे कि कैश है, अकाउंट रिसीवेबल है,
स्टॉक है वो जो हमारे करंट एसेट की लिस्ट में लिखते हैं. नॉन करंट एसेट हैव अ लॉन्ग यूजफुल लाइफ फॉर वाइड इकोनॉमिक बेनिफिट ओवर द लॉन्ग पीरियड या सेवरल इयर्स ऑफ टाइम. जो बेनिफिट शॉर्ट टर्म के लिए देगा करंट एसेट, जो ओवर अ लॉन्ग पीरियड देगा एसेट की डेफिनेशन खत्म हो. अब इसमें हमने क्या क्या सीखा. वो एक इकोनॉमिक रिसोर्स है, प्रेजेंट इकोनॉमिक रिसोर्स. प्रेजेंट का मतलब होता है मौजूद है हमारे पास. कंट्रोल्ड बाय द एंटिटी, कंट्रोल होना जरूरी है. और एज अ रिजल्ट ऑफ ये तीन बातों के बाद वो कहता है कि ये जरूरी नहीं है कि वो इकोनॉमिक बेनिफिट दे रहा है या नहीं दे रहा, या इवन के सर्टन या लाइकली टू बी सर्टन है या नहीं. हाँ, इकोनॉमिक रिसोर्स का मतलब ये है कि वो एक राइट टू प्रोड्यूस द इकोनॉमिक बेनिफिट, कि उसके अंदर कैपेसिटी है कि वो इकोनॉमिक बेनिफिट पैदा कर सकता है, आपको फायदा दे सकता है, देगा, दे रहा भी होगा, लेकिन कंपल्सरी नहीं है, आपके पास मौजूद होना जरूरी है एसेट के लिए. अब आ जाओ लायबिलिटी. लायबिलिटी में यही बात है, प्रेजेंट ऑब्लिगेशन ऑफ द एंटिटी टू ट्रांसफर एन इकोनॉमिक रिसोर्स. अच्छा, इसके बारे में बहुत, इकोनॉमिक रिसोर्स ट्रांसफर ये इन हो रहा है या आउट हो रहा है? इकोनॉमिक रिसोर्स इन हो रहा है या आउट हो रहा है एज अ रिजल्ट ऑफ पास्ट इवेंट? इन हो रहा है एज अ रिजल्ट ऑफ पास्ट इवेंट. तो इन होगा तो हमारी कोई ऑब्लिगेशन बनेगी, हमें कुछ मिलेगा. ऑब्लिगेशन कैसे बन जाती है? काम में आती है नहीं. हमने कोई एसेट द्वार पे खरीदा होता है, कैश लिया होता है, कोई स्टॉक लिया होता है, हमारी ऑब्लिगेशन बनती है ताकि हमारे पास कोई इकोनॉमिक रिसोर्स पहले मिलता है हमें. कोई इकोनॉमिक रिसोर्स तो वही होता है ना, कोई रिसोर्स एसेट. ऑब्लिगेशन क्रिएट ही तब होती है जब हम पहले कुछ ले चुके हैं. वो कहता है ये फाइनेंशियल ऑब्लिगेशन है जिसके पास्ट इवेंट में, पास्ट में हम कोई चीज ले चुके होते हैं, हमारे पास कोई चीज इकोनॉमिक बेनिफिट या कोई इकोनॉमिक रिसोर्स हमें मिल चुका होता है. बात समझ लगी ना? अब कहता है द लायबिलिटी इज द ऑब्लिगेशन टू ट्रांसफर एन इकोनॉमिक रिसोर्स, नॉट द अल्टीमेटली आउटफ्लो ऑफ द इकोनॉमिक. द आउटफ्लो आल्सो नो लॉन्गर नीड टू बी एक्सपेक्टेड. हाँ, कहता है जो हमने आउटफ्लो होना है ना, वो जरूरी नहीं है कि कैश फ्लो में हो. हमारी लायबिलिटी कब बन जाती है? जब हमें इकोनॉमिक रिसोर्स को मिल जाता है ना, हमारी लायबिलिटी बन गई. चाहे कल, वैसे आउटफ्लो होता है, आउटफ्लो और जाहिर सी बात है कल को पैसे देने हैं ना. कहते हैं जरूरी नहीं है कि आउटफ्लो हो, वो किसी और फॉर्म में भी तो हो सकता है. सपोज हमने कोई सर्विसेज दे दे, सपोज हमने एडवांस में पैसे ले लिए, कल को हमने कैश नहीं दिया, उसको गुड्स दे दी. वो कहता है आउटफ्लो जरूरी नहीं है. वही डेफिनेशन है जो उसने कहा कि जी कंपल्सरी नहीं है, बस ये होना चाहिए कि अगर हमें इकोनॉमिक रिसोर्स एज अ रिजल्ट ऑफ पास्ट इवेंट मिल गया तो हमारी ऑब्लिगेशन बन गई. ये पेपर में एज इट सवाल आया हुआ है. A liability is something owed by the business to the someone else. As it is डेफिनेशन आई हुई है, लेकिन उसको करता क्या? A liability is something owed by the business to someone else. फिर यही a liability is something owed by someone to the business. वो ये लिख देगा तो पेपर में सवाल जो आएगा वो ये लाइन आगे पीछे करके दे देता है. ये एज इट इज डेफिनेशन आई हुई है, इसके ऊपर आप इंपोर्टेंट लिखिए. फिर वही एक करंट लायबिलिटी होती है, एक नॉन करंट लायबिलिटी होती है. इसको ऐसे करके बने. करंट पेएबल विद इन 12 मंथ और नॉन करंट पेएबल मोर देन 12 मंथ. लो मेरे भाई, उसने फिर पूरी एग्जांपल लिख दी सिर्फ ये बताने के लिए कि ये एसिड है या ये आपने खुद ही करना है. फिर उसने करंट और नॉन करंट एसिड, ये वैसे सवाल आपसे पूछ भी लिए हुए थे, ये आपके टेस्टों में आ चुके हैं. पहले चैप्टर के कुछ भी नहीं छोड़ना आपने. लो जी, इक्विटी क्या चीज है? हम चाहते हैं अकाउंटिंग इक्वेशन कल पढ़ें, और ये चैप्टर चाहता है कि आप अभी पढ़ो, क्योंकि बार बार अकाउंटिंग इक्वेशन का जिक्र आई जा रहा है.
तो फिर मेरे ख्याल में इधर ही पढ़ लेना मुनासिब है, क्योंकि टाइम भी है, मौका भी है। चलिए इक्विटी क्या होता है? बहुत सारी डेफिनेशन ना, ये जो लिखा हुआ है ना, इक्विटी का लफ्जी मतलब है एसेट में से लायबिलिटी निकाल दो, बाकी इक्विटी बच जाता है। यही है ना, एसेट्स इज इक्वल टू इक्विटी प्लस लायबिलिटी ना, और इक्विटी इज इक्वल टू एसेट्स माइनस लायबिलिटी। एक लफ्ज होता है रेजिडुअल, सुना हुआ है? रेजिडुअल का मतलब होता है रिमेनिंग, जो बाद में बचे। वो कहता है जो आपके पास एसेट्स है ना, उसमें से आप लायबिलिटी निकाल दो, बाकी जो बचेगा वो आपका सरमाया पड़ा हुआ है। एसेट्स में से लायबिलिटीज निकाल दो, जो बाकी जितने एसेट्स पड़े हुए हैं वो किसके रह गए? वो आपके रह गए, और वही आपका सरमाया है, वो आपकी इक्विटी है। तो यहां पर देखें, इक्विटी इज द रेजिडुअल इंटरेस्ट। इस इंटरेस्ट का मतलब सूद वाला इंटरेस्ट नहीं है, इस इंटरेस्ट का मतलब होता है जो बाकी वैल्यू रह गई है। इक्विटी इज द रेजिडुअल इंटरेस्ट इन द एसेट्स। कहता है एसेट्स में जो आपकी वैल्यू बचती है, कब? आफ्टर डिडक्टिंग ऑल इट्स लायबिलिटीज। कहता है एसेट्स में से सारी लायबिलिटीज निकाल दो, जो बाकी अमाउंट बच जाएगी, जो बाकी दिलचस्पी बच जाएगी, वो दिलचस्पी क्या होगी? वो आपकी है दिलचस्पी, सारी की सारी वो आपका कैपिटल है, इक्विटी है। अब यहां से पेपर में सवाल आया हुआ है, इक्विटी क्लेम्स। अच्छा एक बात, इक्विटी भी एक तरह की लायबिलिटी होती है ना, ये तो हमने पहले भी पढ़ा हो, और लायबिलिटी तो लायबिलिटी होती है। अब जो लायबिलिटी का इंटरेस्ट होता है ना, वो हम क्लेम कर सकते हैं, मतलब लोन दिया हुआ उसका, लेकिन जो इक्विटी का इंटरेस्ट है ना, वो क्लेम नहीं कर सकते। अब इक्विटी किसके अगेंस्ट क्लेम हो सकती है? एसेट्स के अगेंस्ट। किसके अगेंस्ट? वो प्रॉफिट के अगेंस्ट क्लेम नहीं होती, वो किसके अगेंस्ट क्लेम होती है? एसेट्स के। ये देखें, इक्विटी क्लेम्स आर क्लेम्स अगेंस्ट द एंटिटी, सॉरी एंटिटी के अगेंस्ट। इक्विटी क्लेम्स आर क्लेम्स अगेंस्ट द that do not meet the definition of liability. अब the entity has no obligation to pay या distribution of its profit to its shareholder, but most of the profitable companies distribute it as the gain to the confidence of the investor. इसका मतलब मैं समझाता हूं। कहता है आपने लोन ले लिया, उसके ऊपर इंटरेस्ट आपको पे करना पड़ेगा, आपका नुकसान हुआ तब भी आपको इंटरेस्ट पे करना पड़ेगा, आपको फायदा हुआ तब भी इंटरेस्ट पे करना पड़ेगा। लेकिन जो इक्विटी है वो भी तो हमने पैसा लिया है, वो कहां से लिया है? ऑनर से। कहता उसके ऊपर जो क्लेम है ना, वो आपके लिए कंपलसरी नहीं है। वजह, आप डिविडेंड भी देते हो ना तो दो, लेकिन ये भी ऑब्लिगेशन नहीं है। मतलब लायबिलिटी, डिविडेंड क्या होता है? डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रॉफिट। कहता है कंपनी डिविडेंड नहीं देना चाहती तो उसके ऊपर केस नहीं हो जाएगा कि ये डिविडेंड नहीं दे रही, लेकिन कोई इंटरेस्ट ना दे उसके ऊपर केस हो जाएगा। तो इक्विटी क्लेम्स आर क्लेम अगेंस्ट द एंटिटी, और लायबिलिटी इज अ क्लेम अगेंस्ट द एसेट्स या अगेंस्ट द प्रॉफिट। जो इक्विटी का क्लेम होता है वो किसके अगेंस्ट होता है? वो एंटिटी के अगेंस्ट, मतलब वो एंटिटी उसकी होती है, उसी की ही एंटिटी है जिसका कैपिटल है। आगे, दे डू नॉट मीट द डेफिनेशन ऑफ लायबिलिटी। इसको लायबिलिटी क्यों नहीं कहते? हालांकि हम कहते हैं ना ये लायबिलिटी की तरह होती है, इसको लायबिलिटी क्यों नहीं कहते? क्योंकि ये ऑब्लिगेशन नहीं होती कि लाजमी पे करनी है। आपको फायदा हुआ है, डिविडेंड दे दे, नहीं फायदा हुआ ना दे, लेकिन इंटरेस्ट देना पड़ता है, तो इसका मतलब है वो ऑब्लिगेशन है। अब देखें, एंटिटी हैज नो ऑब्लिगेशन टू पे या डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इट्स प्रॉफिट टू इट्स शेयर होल्डर। कहता है उसकी लायबिलिटी, बट मोस्ट ऑफ द प्रॉफिटेबल कंपनी डिस्ट्रीब्यूट्स इट एज द गेन टू द इन्वेस्टर कॉन्फिडेंस। उसको देते हैं ताकि इन्वेस्टर का कॉन्फिडेंस बढ़े, वो और शेयर इशू करे और शेयर खरीदे। आगे, इक्विटी इज ऑफन ऑनर्स कैपिटल इन अ सोल ट्रेडर। वो कहता है इक्विटी को आप लोग कैपिटल भी कह सकते हो। आगे देखें, इनकम एंड इन्वेस्टिंग फर्दर कैपिटल इंक्रीज द इक्विटी। कहता है इनकम या फर्दर शेयर कैपिटल इन्वेस्ट करोगे तो उससे आपकी इक्विटी बढ़ेगी, एक्सपेंसेस से और ड्राइंग से आपकी इक्विटी कम होगी, ये तो हमें पता है। अच्छा, इनकम से इक्विटी कैसे बढ़ती है? और ऐड नेट प्रॉफिट, और जब हम प्रॉफिट प्लस करते हैं तो उसमें इनकम प्लस हो रही होती है एक्सपेंस। वो कहते हैं इनकम से और नया शेयर बढ़ने से इक्विटी बढ़ जाएगी, नया शेयर इशू करने से, और एक्सपेंसेस से और ड्राइंग से इक्विटी कम हो जाएगी।
फिर इक्विटी इज समटाइम्स रेफर टू द net assets of the business. This is presented by accounting equation. Equity is equal to asset minus. इस एक पैराग्राफ से एक क्वेश्चन आता होता है. देखें, इनकम सेल भी इनकम है हमारी. जब हम एसओसी बनाते हैं उसमें इनकम प्लस करके एक्सपेंस माइनस करके जो प्रॉफिट आता है वो किस में लेकर जाते हैं? कैपिटल में. अब अकाउंटिंग इक्वेशन के अंदर ना ऐसा नहीं करते. अकाउंटिंग इक्वेशन के अंदर कैपिटल के अंदर इनकम डायरेक्ट प्लस कर देते हैं और एक्सपेंस डायरेक्ट माइनस कर देते हैं. होता उसमें भी नेट करके प्लस हो रहा होता है, इसमें डायरेक्ट प्लस माइनस हो रहा होता है. तो इसलिए वो कहते हैं जो इनकम है वो हमारे कैपिटल को बढ़ाती जाएगी और एक्सपेंस हमारे कैपिटल को कम करता जाएगा. जैसे ये उसने कहा, इस तरह का सवाल पेपर में आया हुआ है और बड़ा इंटरेस्टिंग सवाल है. कहता है ये एक सवाल है आपके पास. अब हमारे पास ये तो पता चल गया ना, एसेट्स इज इक्वल टू इक्विटी प्लस लायबिलिटी या इक्विटी इज इक्वल टू एसेट्स माइनस लायबिलिटी. ठीक है. अब ये छोटा सा सवाल उसने दिया है लेकिन ये बहुत बेसिक सवाल है. वो कहते हैं एसेट 60,000 के, लायबिलिटीज 15,000 की है और बताओ कैपिटल कितना होगा. अब कैपिटल किसके बराबर होता है? एसेट्स माइनस लायबिलिटीज. तो 60,000 में से 15,000 माइनस कर देंगे तो कितना बच जाएगा? 45. फिर वो कहता है कि आपके पास एसेट्स 80,000 है, लायबिलिटीज का पता नहीं और ये 56,000 है. कहता बताओ लायबिलिटीज कितनी होंगी. अब लायबिलिटीज किसके बराबर होगी? कैपिटल माइनस एसेट्स. कैपिटल माइनस, अब एसेट्स माइनस कैपिटल कर लो. 80,000 और 56,000 का डिफरेंस 24. फिर कहता है एसेट्स बता करो और एसेट्स किसके बराबर होते हैं? लायबिलिटी प्लस, इन दोनों को प्लस कर देंगे 76,000. फिर एसेट्स माइनस लायबिलिटी इज इक्वल टू कैपिटल. 1,20,000 में 27,000 माइनस कर दो 93,000. फिर एसेट्स और कैपिटल को माइनस कर दो तो लायबिलिटी आ जाएगी 150 और 97 53. फिर लायबिलिटी प्लस ऑनर इक्विटी एसेट्स आ गया 31. आपके ख्याल में ये सवाल में इतना आसान नहीं आता, इसमें अक्सर टेक्निकल चीजें आती हैं. इसके अंदर तो उसने ये भी नहीं बताया ना. आपने सिंपल क्या करना है, ये सवाल है हमारी फाइनल असाइनमेंट के अंदर भी है. किस तरह से सवाल आएगा आपको? डिफरेंट ट्रांजैक्शन गिवन, आपने एक साइड पर एसेट लिख देने, एक साइड पर लायबिलिटी और कैपिटल लिख देते. हर ट्रांजैक्शन में जो कैपिटल और लायबिलिटी में डिफरेंस आएगा वो उसमें पुट करते जाओगे, हमारा आंसर आ जाएगा. और वो सवाल हम करेंगे भी सही. अभी तो इस चैप्टर को क्लोज कर रहे हैं, उसके इसको सवाल को करेंगे. मैं आपको अलग से अकाउंटिंग इक्वेशन का टॉपिक करवाऊंगा, उसमें 4-5 सवाल भी डिस्कस करेंगे. ठीक है जी जनाब. इनकम क्या होता है, बल्कि हम ये देख लेते हैं कि कल के दिन में हम रख लेते हैं अकाउंटिंग इक्वेशन का ही टॉपिक नहीं. चैप्टर नंबर 3 छोटा सा है, वो करने के बाद हम अकाउंटिंग इक्वेशन का, यानी ब्रेक से पहले हमारा हो जाएगा चैप्टर 3 और ब्रेक के बाद अकाउंटिंग इक्वेशन. उसके अच्छे सवाल करें. इनकम क्या चीज है? अच्छा, इनकम के बारे में ये समझा जाता है कि जो सेल्स है वो इनकम. ऐसा नहीं है. आपको याद होगा इनकम 2 टाइप की होती है. एक रेवेन्यू जिसे हम सेल कहते हैं और एक अदर इनकम. अब बताओ मुझे इन दोनों से इक्विटी में इजाफा होगा या कमी होगी? इक्विटी में इजाफा होगा, इक्विटी इंक्रीज हो जाएगी. मुझे ये बताओ क्या इक्विटी में तो इंक्रीज एक और तरीके से भी होता है, एडिशनल कैपिटल. एडिशनल कैपिटल से इक्विटी में कमी आती है, ज्यादा होता है इक्विटी, क्या वो भी इनकम है? एडिशनल कैपिटल हमारी इनकम होती है या नहीं? एडिशनल कैपिटल हमारी इनकम है या नहीं? वो एंट्री पास करके पता कर लिया करो. एडिशनल कैपिटल की एंट्री क्या होगी? कैश डेबिट कैपिटल क्रेडिट. तो कहां इनकम आ रही? इसका मतलब है वो कहता है इंक्रीज इन इक्विटी इनकम है, लेकिन अदर देन इक्विटी पार्टिसिपेंट. इक्विटी कहता है जो इक्विटी पार्टिसिपेंट इक्विटी बढ़ाते हैं ना, उसके अलावा जो इक्विटी में इजाफा होता है ना, वो इनकम है. दोबारा सुने,
कहता है इनकम हमारी क्या होती है, इनकम से हमारे इनफ्लो बढ़ते हैं, हमारी लायबिलिटी कम होती है या सेटल होती है, और हमारा जो इक्विटी है वो बढ़ता है। अब इक्विटी तो इक्विटी बढ़ने से मुराद ये हुआ कि इक्विटी तो अदर कैपिटल से भी बढ़ती है। वो कहता है उसके अलावा, अब दोबारा इनकम की डेफिनेशन देखें, एक इससे इनफ्लो में इजाफा होता है या इससे हमारी लायबिलिटी कम हो जाती है, इक्विटी में इजाफा हो जाता है। अब इक्विटी में इजाफा भी किस तरह से होता है, अदर देन इक्विटी पार्टिसिपेंट। अब ये इसकी डेफिनेशन देखें, इनकम से क्या होता है, अराइजेस इंक्रीज इन एसेट या डिक्रीज इन, इसके रिजल्ट में इंक्रीज इन इक्विटी, ये डेफिनेशन है। इनकम की डेफिनेशन क्या है, इनकम अराइजेस फ्रॉम इंक्रीज इन एसेट्स या एंड नहीं, या डिक्रीज इन, जिसका रिजल्ट, एंड क्या रिजल्ट है, इंक्रीज इन इक्विटी। वो कहता है अदर देन कंट्रीब्यूशन फ्रॉम ऑनर, अदर देन कंट्रीब्यूशन फ्रॉम ऑनर, जो पैसे देते हैं उससे भी तो इक्विटी में इजाफा होता है। वो कहता है उसके अलावा जो इक्विटी में इजाफा होगा ना वो इनकम होगी। जो ऑनर देगा वो क्या कहलाएगा, कैपिटल। इनकम इज यूजुअली क्लासिफाइड इनटू टू, एक रेवेन्यू, इनकम अराइजिंग। अब रेवेन्यू की डेफिनेशन आ जाए उसकी अलग डेफिनेशन है, अदर इनकम की अलग है। इनकम की, रेवेन्यू इज द इनकम अराइजिंग इन द कोर्स ऑफ ऑर्डिनरी एक्टिविटी। रेवेन्यू कौन सी इनकम होती है, रूटीन का काम, सेल परचेज करके जो हम सेल करते हैं उसे रेवेन्यू बोला जाता है, और इसके अलावा किसी भी तरह से आपको इनकम आए वो अदर इनकम कहलाएगी। कहता इनकम अभी हम ऊपर भी पढ़ के आए थे, इनकम हमारा प्रॉफिट होता है या लॉस होता है, नहीं, इनकम हमारा प्रॉफिट होता है या लॉस होता है। इनकम अगर मैं प्रॉफिट लॉस की बात में पूछूं तो प्रॉफिट ही होगा ना, तो प्रॉफिट कैपिटल में ऐड होता है, और कैपिटल तो इक्विटी होता है, यानी कोई भी इनकम होगी उससे हमारा कैपिटल बढ़ता है और एक्सपेंस से हमारा इक्विटी कम होता है। किसको लायबिलिटी कहते हैं, मैं कहता हूं लायबिलिटी नहीं होता, वो उस लायबिलिटी की पूरी डेफिनेशन को कंप्लीट नहीं करता, बट होता लायबिलिटी वाली साइड पर है, और इनकम भी क्रेडिट नेचर की होती है। तो उसने क्या, आपने फाइनेंशियल पोजीशन के अंदर कहीं इनकम एक्सपेंस पढ़ा फाइनेंशियल पोजीशन के अंदर, नहीं। वो जो स्टेटमेंट ऑफ कंप्रीहेंसिव इनकम का नेट प्रॉफिट फाइंड करते हैं वो किस में ऐड करते हो जाके, इक्विटी के अंदर। नेट लॉस होगा तो माइनस कर देंगे, नेट प्रॉफिट होगा तो, नेट प्रॉफिट कैसे आया होगा, इनकम माइनस एक्सपेंस, तो वो हमारी इक्विटी को बढ़ा तो रहा है, इक्विटी को बढ़ाता तो है, और अकाउंटिंग इक्वेशन के अंदर तो डायरेक्ट इनकम ऐड हो जाती है। आगे देखें, अदर इनकम अराइजिंग अदर देन ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ एक्टिविटी। एक होता है रूटीन का काम, उससे जो इनकम आती है वो रेवेन्यू कहलाएगा। जैसे आपका काम है कपड़े बेचना, कपड़े बेच के जो पैसे इनकम आ रही है वो रेवेन्यू है। इसके अलावा भी इनकम आ सकती है, मतलब आपने अपनी दुकान का पंखा बेच दिया, वहां से कोई प्रॉफिट हो गया, ये आपका ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस नहीं है। आपने कोई पैसे बैंक में रखवाए, उसके ऊपर आपको इंटरेस्ट मिल गया, क्या वो आपका ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस है? रूटीन का काम आपका इंटरेस्ट खाना नहीं है, लेकिन वो अदर इनकम है। तो कहता है जो ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस होगा वो रेवेन्यू, अदर देन ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस अदर इनकम। अब एक्सपेंसेस इसके उल्टे हैं, देखना जरा, इनकम से इंक्रीज इन एसेट्स, एक्सपेंस से, इनकम से डिक्रीज इन लायबिलिटी, इससे रिजल्टिंग इंक्रीज इन इक्विटी, रिजल्टिंग। कहते हैं अदर देन ड्राइंग्स, अदर देन डिस्ट्रीब्यूशन टू ऑनर्स। कहते हैं ड्राइंग्स के अलावा जो आपकी इक्विटी कम करते हैं ना वो आपका एक्सपेंस है, ड्राइंग्स हमारा एक्सपेंस नहीं है। बात समझ लगी? तो एसेट्स क्या हुए, एसेट सॉरी इनकम, एसेट इंक्रीज करते हैं, लायबिलिटीज डिक्रीज करते हैं, जिसके रिजल्ट में इंक्रीज इन इक्विटी अदर देन कंट्रीब्यूशन बाय द ओनर। अब एक्सपेंस डिक्रीज इन एसेट, इंक्रीज इन लायबिलिटी, रिजल्ट डिक्रीज इन इक्विटी अदर देन कंट्रीब्यूशन टू द ओनर, कंट्रीब्यूट या ड्राइंग्स वगैरह या डिविडेंड वगैरह। हाँ जी मेरे भाई, ओके। एक्सपेंसेस यहां पर ये देखें, आई क्या अपना उस पैराग्राफ से सवाल उठाता है जो बंदा नहीं पढ़ता, जिसको हम कहते हैं अच्छा हो गया हमारा। यहां पर देखें, एक्सपेंसेस अराइजेस
in the normal course of activity such as cost of goods sold, salary, rent, other operating expenses. Expenses also include losses such as the loss on disposal, non-current assets का loss arising from the damage caused by fire. वो कहता है ये सारे हमारे expenses. हाँ, कुछ direct expenses होते हैं, कुछ indirect. Direct वो होते हैं जो cost of sale के अंदर आते हैं, और indirect expenses वो होते हैं जो other expenses के अंदर आते हैं. ओके होगी बात? लो जी, ये उसने फॉर्मेट दे दिया आपको. रेवेन्यू, कॉस्ट ऑफ सेल, ये पढ़ा हुआ नहीं? चलो शुक्र है याद है. फाइनेंशियल पोजीशन, रिलेशनशिप बिटवीन फाइनेंशियल स्टेटमेंट, ये आपको पता है. फाइनेंशियल पोजीशन शो इक्विटी ऑफ अ बिजनेस पॉइंट इन टाइम. इक्विटी बताता है. कहते ये हम तो पढ़ के आए हैं एसेट्स, लायबिलिटीज और इक्विटी बताता है. ये तो सिर्फ इक्विटी है. वो इक्विटी और नेट एसेट्स एक ही बात है, और मेनली वो इक्विटी ही बताता है. अगर वो नेट एसेट कह दे, नेट एसेट बताता है तो भी ठीक है, इक्विटी कह दे तो भी ठीक है. कंप्रिहेंसिव इनकम विद शोइंग अ नेट प्रॉफिट फॉर द पीरियड, यहां पर पॉइंट इन टाइम नहीं लिखा हुआ. फिर प्रॉफिट बिलोंग्स टू द ओनर्स ऑफ द बिजनेस, इट इज देयरफॉर एडेड इन द इक्विटी. अकाउंटिंग टर्म्स के अंदर कुछ बातें लिखी हुई हैं. रिकग्निशन का मतलब क्या होता है, कॉस्ट क्या चीज है, ग्रॉस अमाउंट क्या आती है और नेट अमाउंट क्या होती है. चलो, रिकग्निशन का मतलब है आपने बुक्स के अंदर कब लिखना है, उसे बोलते हैं रिकग्नाइज करना. अपनी बुक्स के अंदर कोई भी ट्रांजैक्शन कब लिखनी है उसे कहते हैं आपने रिकग्नाइज कर ली. मतलब आपने सोचा आपने गाड़ी खरीदनी है, कर दे रिकग्नाइज गाड़ी को? नहीं. सोचा है गाड़ी खरीदनी है, ये तो आप सब सोचते हो. लेकिन जब तक हम खरीदेंगे नहीं तब तक हम गाड़ी, तो जब खरीद लेंगे हमारे पास उसका कंट्रोल आ जाएगा, तब रिकग्नाइज कर लेना. तो रिकग्निशन का मतलब क्या है, आपने कोई भी ट्रांजैक्शन अपनी बुक्स में कब लिखनी है उसको कहते हैं रिकग्निशन. दिस रेफर टू पुटिंग एन आइटम इनटू द बुक कीपिंग सिस्टम. कॉस्ट, किसी भी चीज की कॉस्ट के बारे में ये वैसे ये डेफिनेशन हमने बाद में पढ़नी है, लेकिन मैं अभी बता देता हूं. कॉस्ट, किसी भी चीज की कॉस्ट फाइंड करने के लिए ना, मैं कहता हूं ये पेन है, आपने खरीदना है, या तो आप मुझे कैश दे दोगे तो उसकी कॉस्ट क्या लाएगा, या आपके पास चेक है या ट्रांसफर कर दोगे, उसे मैं कह सकता हूं कैश इक्विवेलेंट. फिर आपको पेन पसंद आ गया, आपने कहा जी पेन लेने, मैंने कहा ठीक है ये पेन ले जाओ, मुझे मोबाइल दे दो. अब आपने उसका मुझे मोबाइल दे दिया, पेन ले गया. आपसे किसी ने पूछा ये पेन कितने का खरीदा, आप कहोगे जी मैंने तो मोबाइल देकर खरीदा. तो फिर भी कहोगे ये कितने का लिखना तो है ना, पैसे लिखने हैं, इसकी मॉनेटरी वैल्यू लिखनी है. तो इस पेन की कीमत क्या लिखोगे, जितने का आपका मोबाइल था. तो क्या मैं पेन सिर्फ मोबाइल के बदले दूंगा या कुछ और भी हो सकता है? तो इसका मतलब है तीसरी इसकी कॉस्ट होगी फेयर वैल्यू ऑफ अदर कंसिडरेशन. फेयर वैल्यू ऑफ अदर कंसिडरेशन का मतलब क्या है, वो मोबाइल भी हो सकता है, वो कुछ भी हो सकता है, लैपटॉप भी हो सकता है. मतलब कैश के अलावा अगर आप किसी भी चीज के बदले उसको दोगे तो उसकी क्या फेयर वैल्यू, वो भी उसकी क्या बन जाएगी, कॉस्ट. तो किसी भी चीज की कॉस्ट क्या होती है, कैश पेड, कैश इक्विवेलेंट, या फेयर वैल्यू ऑफ अदर कंसिडरेशन. कब? एट द टाइम ऑफ एक्विजिशन, जब आपने वो चीज एक्वायर की, हासिल की. तो कॉस्ट की डेफिनेशन देखें, कॉस्ट इज एन अमाउंट ऑफ कैश या कैश इक्विवेलेंट पेड या वैल्यू ऑफ अदर कंसिडरेशन गिवन टू एक्वायर एन एसेट एट द टाइम ऑफ इट्स एक्विजिशन या कंस्ट्रक्शन. तो कॉस्ट सिर्फ कैश नहीं होता, कैश पेड, कैश इक्विवेलेंट पेड या वैल्यू ऑफ अदर कंसिडरेशन एट द टाइम ऑफ एक्विजिशन. क्योंकि जो अदर कंसिडरेशन की वैल्यू होती है ना वो चेंज होती रहती है, इसलिए वो कहता है एट द टाइम ऑफ एक्विजिशन या कंस्ट्रक्शन, जब खरीदा या बनाया. ग्रॉस अमाउंट का मतलब होता है कि जब आप कोई चीज प्लस माइनस उसमें ना करो वो ग्रॉस अमाउंट होती है, और जब उसमें से कोई चीज माइनस कर दो तो वो नेट. जैसे कि डेटर्स, अब डेटर में से प्रोविजन माइनस करके लिखो तो नेट हो जाएंगे, और अगर प्रोविजन माइनस नहीं करोगे तो वो ग्रॉस डेटर कहलाएंगे. बिल्कुल ऐसे ही एसेट की कॉस्ट एज इट इज लिख दो, उसे बोलेंगे ग्रॉस कैरिंग अमाउंट, और उसमें से डेप्शन माइनस करके लिख दोगे उस नेट कैरिंग अमाउंट.
तो नेट का मतलब होता है सिमिलर कोई चीज माइनस करके लिख देना, और ग्रॉस का मतलब क्या होता है, बगैर कुछ प्लस माइनस करके लिखना। वो कहता है कोई लायबिलिटी इनकम एक्सपेंस विदाउट डिडक्टिंग एनी रिलेटेड अमाउंट, उसे ग्रॉस कहेंगे। नेट रिजल्ट ऑफ एडिंग पॉजिटिव या नेगेटिव नंबर टुगेदर, जैसे नेट एसेट्स, नेट लायबिलिटीज, नेट इनकम, नेट एक्सपेंस। जैसे सेल में से ये माइनस करके ये है ग्रॉस सेल्स और ये है नेट सेल्स, ये है ग्रॉस डेटर्स, ये है नेट डेटर्स। थोड़ी सी और लास्ट टाइप ऑफ अंग्रेजी, ये पढ़ लिया, सारा कुछ आपने पढ़ा हुआ है, बस एक ना अंग्रेजी पढ़ना किताब से जरूरी होता है, क्योंकि वो जब किताब की अंग्रेजी इस्तेमाल करेगा, बुक्स की टर्म्स इस्तेमाल करेगा, तो आपके लिए फायदा हो जाएगा कि आपको लगेगा, तुक्का भी मारोगे ना तो थोड़ा पढ़ा लिखा होगा। फाइनेंशियल रिपोर्टिंग, वही बात आ गई, फाइनेंशियल रिपोर्टिंग का ऑब्जेक्टिव क्या होता है, यूजर्स को, कौन है यूजर, वो इन्वेस्टर, सारे लोग, डेटर क्रेडिटर, सारे, उनको फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन देना। किस मकसद के लिए, कि भाई कोई भी डिसीजन आपने लेना है ना, पहले ये पढ़ लो, इस कंपनी की सेल्स कितनी है, इसके एसेट्स कितने हैं, इसकी लायबिलिटीज कितनी है, आप उसके साथ ट्रांजैक्शन करने जा रहे हो, तो पहले आप डिसीजन लेने जा रहे हो, कोई भी डिसीजन लेने से पहले आप लोग फाइनेंशियल स्टेटमेंट पढ़ लो। The objective of the financial reporting provide the financial information about the reporting entity to use for the existing का मतलब होता है जो पहले से आपके शेयर होल्डर है, या आपके पहले से कस्टमर है, या पहले से सप्लायर है, एंड पोटेंशियल मतलब जिसने फ्यूचर में बनना है। आप किसी कंपनी के ऑलरेडी कस्टमर या सप्लायर नहीं हो, अब बनना चाहते हो, तो पहले उसकी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स पढ़ोगे, वहां से आप आइडिया लगाओगे कि अच्छा डिसीजन लोगे कि इसके साथ ट्रांजैक्शन करनी भी है या नहीं करनी। इन्वेस्टर, लेंडर, अदर क्रेडिटर्स इन मेकिंग डिसीजंस अबाउट प्रोवाइडिंग रिसोर्सेज टू द एंटिटी। आगे वो कहता है इंफॉर्मेशन एक्सप्लेन्स द फाइनेंशियल पोजीशन ऑफ द एंटिटी एट द एंड ऑफ द पीरियड एंड फाइनेंशियल परफॉर्मेंस ओवर द पीरियड। फाइनेंशियल पोजीशन एंड ऑफ द पीरियड यूजुअली वैसे होता है एट अ पॉइंट, किसी भी टाइम पर फाइनेंशियल पोजीशन बताई जा सकती है, नॉर्मली साल के एंड पे होती है, पोजीशन किसी भी टाइम पर बताई जा सकती है। कहता है फाइनेंशियल स्टेटमेंट किसने बनानी है, तीन बिजनेस है भाई साहब आपके, एक सोल ट्रेडर, एक पार्टनरशिप और दूसरा लो जी, तीन बिजनेस है और हर बिजनेस की फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनानी किसने है। एक हो गया सोल प्रोप्राइटर या सोल ट्रेडर, एक पार्टनरशिप, एक कंपनी। लो जनाब, पहली बात, सोल ट्रेडर और पार्टनरशिप की ना फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाना जरूरी ही नहीं, क्योंकि इसने ऑडिटिंग नहीं करवाना होता। हाँ, आप लोन लेने गए हो बैंक से, सोल ट्रेडर हो, लोन लेने गए हो, मैं बिजनेस है मेरा, मुझे लोन दे दो, वो कहता है मुझे फाइनेंशियल दिखाओ, पहले मुझे पहले फाइनेंशियल स्टेटमेंट दिखाओ तो फिर लोन मिलेगा। फिर आप क्या करोगे, फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाओगे, आपको तो बनानी नहीं आती, या आप खुद बनाओगे, ऑनर खुद बनाएगा, या किसी बंदे को हायर करेगा, अपने एम्प्लॉय से बनवा लेगा, या किसी को भी हायर कर सकता है। पहली बात, फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाना सोल ट्रेडर के लिए कंपलसरी, उसका ऑडिट करवाना कंपलसरी नहीं है, ना फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाना कंपलसरी है, ना उसका ऑडिट करवाना कंपलसरी है। हाँ, अगर उसने कोई टैक्स लग गया और एफबीआर को लगता है कि इसने टैक्स ठीक नहीं लगाया, वो ऑडिट करवा सकता है, वो फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनवा सकता है। या आपने लोन लेना है, बैंक कहता है मुझे फाइनेंशियल स्टेटमेंट चेक करवाओ, तो उसके लिए आप बनाओगे, वो खुद भी बना सकते हो या किसी बंदे को हायर करके भी बनवा सकते हो। पार्टनरशिप में भी सेम, पहली बात है किसी की रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाना, ना उसको ऑडिट करवाना। फिर अगर टैक्स या लोन के लिए आप बनवाते हो तो फिर किसकी जिम्मेदारी होगी, पार्टनर्स की, वो चाहे खुद बना ले या किसी से बनवा ले, लेकिन जिम्मेदारी किसकी है, पार्टनर्स की। कंपनी के अंदर शेयर होल्डर की जिम्मेदारी नहीं होती, कंपनी के अंदर किसकी जिम्मेदारी है, मैनेजमेंट की, डायरेक्टर की। डायरेक्टर्स को ही मैनेजमेंट कहते हैं। डायरेक्टर या मैनेजमेंट की जिम्मेदारी है फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाना,
उसका ऑडिट कर भी होगा फिर, और उसके अंदर फिर ये बाय लॉ कंपल्सरी भी है। पहली बात ये है कि ये बनाना जरूरी है, उसका ऑडिट करवाना जरूरी है, फिर बनाएगा कौन? मैनेजमेंट। वही रिस्पॉन्सिबिलिटी है, रिस्पॉन्सिबल होती है बनाने की। होता भला क्या है, ये ना कंपनी के अंदर 3 पार्टी रिलेशनशिप होता है। यहां पर मैनेजमेंट होती है, यहां पर ऑडिटर होता है, और यहां पर शेयर होल्डर होते हैं। होता क्या है, मैनेजमेंट पूरे साल में जो कुछ हुआ वो फाइनेंशियल स्टेटमेंट में लिखकर दे देगी। शेयर होल्डर तो वो होता है ना जो असल मालिक हैं। अब क्या मैनेजमेंट पर यकीन कर लेंगे शेयर होल्डर? नहीं, वो मैनेजमेंट कहेगी ऑडिटर को, भाई साहब इसको चेक करो, जो इसने बनाया है वो ठीक है। ऑडिटर चेक करेंगे और सिग्नेचर कर देंगे कि ऑल इवेंट्स एंड ट्रांजैक्शन गिव ट्रू एंड फेयर व्यू, ये सब कुछ ठीक है, साफ सुथरा है, आप यकीन कर लो। तो शेयर होल्डर इसकी बात पे यकीन कर लेंगे, ठीक होगी बात। तो रिस्पॉन्सिबिलिटी बनाएगा ये, चेक ये करेगा। अक्सर लोग ये समझते हैं कि शायद ऑडिटर ने फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनानी होती है, नहीं, बनाने की जिम्मेदारी किसकी है? मैनेजमेंट। ठीक होगी बात। अब आकर पढ़ो जरा। पहली बात तो ये है, ये उसने इकट्ठा ही लिख दिया है सोल ट्रेडर का, और कहता है देयर मे बी नो ऑब्लिगेशन टू प्रिपेयर फाइनेंशियल स्टेटमेंट अदर देन टैक्स पर्पस या ऑब्टेनिंग द लोन फ्रॉम बैंक। और जब लोन हम लेने जाएंगे ना तो वो ऐसे नहीं देंगे कि जी इतना तो आ गया, पैसे दे दो इसको। वो कहेंगे भाई जो कुछ आप हमें चेक तो करवाओ, आपका बिजनेस के एसेट्स कितने हैं, हम आपको लोन दें, कल को अगर आप लोग भाग जाओ तो हम कहां से पकड़ेंगे, किसको पकड़ेंगे? Of which the owner या partners are responsible, they might employ a person या persons to maintain the accounting records या prepare financial। तो मोस्टली ये बड़े सोल ट्रेडर और पार्टनरशिप होते हैं ना, ये फर्म्स को ही हायर कर लेते हैं। और जिसे आप लोग बोलते हो इंटरनल ऑडिट, जब आप लोग फर्म में जाते हो ना तो उस पर आपको ऑप्शन मिलती है कि किस डिपार्टमेंट में जाना है। ऑडिट डिपार्टमेंट में जाना है, एक होता है बुक कीपिंग। बुक कीपिंग क्या होता है? वो किसी कंपनी के अकाउंट्स बनाने होते हैं, वहां पर जाकर बैठ जाओ, उसे बोलते हैं इंटरनल्स। और एक फिर आगे ईआरपी होता है, टैक्स का डिपार्टमेंट होता है, वो फर्दर और बातें होती हैं। कंपनीज मस्ट प्रिपेयर फाइनेंशियल स्टेटमेंट फॉर द शेयर होल्डर फाइलिंग विद रेलिवेंट रेगुलेटरी बॉडीज। इट इज द रिस्पॉन्सिबल ऑफ द डायरेक्टर्स, डायरेक्टर किसे बोलते हैं? मैनेजमेंट को, टू एंश्योर दैट दिस इज डन। यूजुअली वर्क इज डेलीगेटेड टू एम्प्लॉयज। कहता है जो डायरेक्टर बनवा रहे होते हैं ना, वो किससे बनवा रहे होते हैं? अपने एम्प्लॉयज जो उसने जॉब पे रखे होते हैं। अब वो रेगुलेशन, द फाइनेंशियल स्टेटमेंट आर अ प्राइवेट एंड डू नॉट हैव टू बी डिस्क्लोज्ड। रेगुलेशन फॉर प्रिपेयरिंग फाइनेंशियल स्टेटमेंट, मतलब फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाते वक्त किन रूल्स या रेगुलेशन को फॉलो करना है। कहते हैं पार्टनर्स और सोल ट्रेडर के लिए तो कोई रूल्स है ही नहीं, लेकिन बेहतर है कि वो भी किसको फॉलो करें? आईएफआरएस को। बेहतर क्या है कि वो फॉलो करें, लेकिन कंपल्सरी, और कंपनी के लिए कंपल्सरी कि वो जिस तरह से आईएफआरएस में लिखा हुआ है, कंपनी एक्ट के अंदर लिखा हुआ है, वैसे ही फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाए। अगर इसके अलावा बनाएंगे तो गलत हो जाएगा। कहता है फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स आर प्राइवेट एंड डोंट हैव टू डिस्क्लोज एक्सेप्ट टू टैक्स अथॉरिटीज एंड पर्सनल। कहता these must be prepared according to the accepted accounting principle and practice but need not conform to all the requirement of the accounting standard। कहता है ये जरूरी है वो अकॉर्डिंग टू आईएफएस बनाए, लेकिन सारे रूल्स फॉलो करना जरूरी नहीं है। बड़ी इंपॉर्टेंट बात लिखी हुई है, these must be prepared according to the accounting principles। होने सारे, ये नहीं हम सेल को क्रेडिट करते हैं, हम सोल ट्रेडर हम सेल को डेबिट करते हैं, ऐसा नहीं होना चाहिए। सेल क्रेडिट ही होनी चाहिए, कैश डेबिट होना चाहिए, ऐसे ये प्रिंसिपल आपने लाजमी फॉलो करने हैं। लेकिन ये कि सारे रूल, छोटी छोटी बारीकियां फॉलो करना कंपलसरी। हाँ, कम रूल्स फॉलो कर लो लेकिन वायलेशन ना करो। मतलब यह होता है ना कि ऊपर से लिखनी है, फिर कॉस्ट ऑफ सेल लिखनी है, ये तरतीब ऊपर नीचे कर लो कोई बात नहीं, लेकिन ये ना हो कि बेसिक प्रिंसिपल की धज्जियां उड़ा दो, ऐसा नहीं कर सकते। कंपनी के लिए कंपनी आर प्रिपेयर्ड शेयर होल्डर कंपनी यूजुअली सब्जेक्ट टू द ऑडिट, उसने ऑडिट करवाना होता है,
ऑडिट इज द एग्जामिनेशन ऑफ फाइनेंस। हाँ, ये ऑडिट की डेफिनेशन भी पेपर में आ सकती है। ऑडिट क्या होता है? जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाई होती है ना, उसकी इन्वेस्टिगेशन करता है, उसका मुआयना करता है। एग्जामिनेशन का मतलब वो आपके पेपर देने वाला नहीं होता, एग्जामिन करना। Audit is the examination of financial statement by an independent expert who expressed an opinion as to the whether they are fairly presented, show true and fair view. Company law required financial statement of five with the government agencies. They can be accessed and read by any member of the general public. कहता है इस तरह से बनाओ कोई भी जनरल पब्लिक का बंदा आसानी से पढ़ के उसको अंडरस्टैंड कर ले और हर बंदे को पता लगे कि ये ऐसी ही होती है। Listed companies are evenly required to make their financial statements available to their websites. हाँ, ऊपर कहता है सोल ट्रेडर वाले बंदा ना अपनी फाइनेंशियल स्टेटमेंट नहीं दिखाता, वो फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन नहीं दिखाता, लेकिन जितनी भी लिस्टेड कंपनीज है ना, उसके लिए जरूरी है कि उसने पब्लिक को देनी होती है। वो अपनी वेबसाइट, आप किसी भी पब्लिक लिस्टेड कंपनी पे जाएं, उसकी फाइनेंशियल स्टेटमेंट उसकी वेबसाइट पे पड़ी होगी, आप डाउनलोड करें, उसमें देख लें उसकी सेल कितनी है, उसकी कॉस्ट ऑफ सेल कितनी है, उसके एक्सपेंस कितने हैं, इनकम कितनी है, ये देखें। कहता है लिस्टेड कंपनी रिक्वायर्ड टू मेक देयर फाइनेंशियल स्टेटमेंट अवेलेबल ऑन देयर concept, principle, conventions, laws, rules, regulation that are used to present financial statement as known as और वो कौन बनाता है? वो कहता है गैप एंड आईएफएस, मेन सोर्स ऑफ गैप कंपनीज एक्ट, आईएफआरएस। अब उसके बारे में बताया हुआ है। The accounting profession has developed a large number of regulation and code of practice to professionals required when preparing finance. The regulation body उसको क्या बोलते हैं? वो कहते हैं कि ये अकाउंटिंग बॉडी है जो कि सारे रूल्स एंड रेगुलेशन मुख्तलिफ मुल्कों के मिला के देखती है और उसके बाद एक स्टैंडर्ड डेवलप करती है। उसे बोलते क्या है? IAS। और इंफॉर्मेशन फिर वो तो हो गया। लास्ट, रूल्स ऑफ डेबिट एंड क्रेडिट याद है? रूल्स ऑफ डेबिट एंड, बाय डिफॉल्ट किस किस को डेबिट बोलते हो? एसेट को, एक्सपेंस को और ड्राइंग्स को, ये बाय डिफॉल्ट डेबिट होते हैं। और इनकम, लायबिलिटी और इक्विटी ये बाय डिफॉल्ट क्रेडिट होते हैं। डबल एंट्री बुक कीपिंग का क्या मतलब होता है कि हर ट्रांजैक्शन के दो इफेक्ट होते हैं। कहते हैं मस्ट बी हैव एन ऑफसेटिंग इफेक्ट टू मेंटेन द अकाउंटिंग इक्वेशन। कहता है अकाउंटिंग इक्वेशन के अंदर ना सेट ऑफ हो जाता है इफेक्ट इनकम और एक्सपेंस का, बाकी फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाते हुए ऑफसेट नहीं करते। ये लिखा हुआ ना, एवरी ट्रांजैक्शन हैज affect assets, liability, income and expense must have an offsetting effect to the maintain the accounting equation. Accounting equation में offset कौन से करते हैं? इनकम और एक्सपेंस को नेट करके कैपिटल में डायरेक्ट लिख देते हैं, क्योंकि उसमें तो होते तीन हेड है, एक एसेट होता है, एक लायबिलिटी होता है और एक इक्विटी होता है। ऑफसेट का मतलब होता है प्लस माइनस नेट कर देना, उसी एक ही किसी हेड के अंदर प्लस माइनस कर देना। ये दोबारा देखें, एवरी ट्रांजैक्शन मस्ट रिकॉर्ड इन एट लीस्ट टू प्लेसेस, कम से कम दो जगह पे, और उसको क्या बोलते हैं? इस प्रोसेस को डबल एंड। रूल्स ऑफ डेबिट एंड क्रेडिट वही है, इंक्रीज डेबिट डिक्रीज क्रेडिट, और फिर ये उसने लिखे हुए हैं, ये सब आपने डेबिट क्रेडिट करने हैं। और तकरीबन ये सवाल एक पढ़ लेते हैं, अच्छा सवाल है, ये पेपर में इस जैसा सवाल आ भी सकता है। कहते हैं कोई ऐसी ट्रांजैक्शन बताओ जिससे लायबिलिटी डिक्रीज हो और एक और लायबिलिटी बढ़ जाए। कोई ऐसी ट्रांजैक्शन बताओ जिससे आपकी एक लायबिलिटी कम हो और एक और लायबिलिटी बढ़ जाए। कोई भी ट्रांजैक्शन, किताब की तरफ नहीं देखना, बोर्ड की तरफ देखना। कोई ऐसी ट्रांजैक्शन बताओ, ये पेपर में आपको सवाल आएगा ऐसे ही, नीचे चार ट्रांजैक्शन होगी और बताएगा कि किस ट्रांजैक्शन से एक लायबिलिटी कम हो रही है और लायबिलिटी बढ़ भी रही है। बैंक से लोन लेकर लोन देना था,
एक लोन देना था, लोन लेकर लोन पे कर दिया। ये ज्यादा अच्छा नहीं है कि आप अकाउंट पेएबल को बैंक ओवरड्राफ्ट से पे करो। किसी के पैसे देने थे, उसको बैंक ओवरड्राफ्ट से पे कर दो। अब बैंक ओवरड्राफ्ट पे करने से हमारी लायबिलिटी बढ़ जाएगी और अकाउंट पेएबल हमारे कम हो जाएंगे। फिर कहता है कोई ऐसी ट्रांजैक्शन बताओ जैसे इंक्रीज इन एसेट, डिक्रीज इन अनदर एसेट। कोई ऐसी, ये तो बेशुमार है। फर्नीचर टू कैश, फर्नीचर बढ़ गया, कैश कम हो गया। व्हीकल टू कैश, कोई भी एसेट खरीदो कैश पे बैंक से, तो एक एसेट बढ़ जाएगा, दूसरा एसेट। डिक्रीज इन एसेट, एसेट कम हो तो लायबिलिटी कम हो। और अकाउंट पेएबल टू कैश, अकाउंट पेएबल को पैसे दे दो, लोन पे कर दो। असल ये है डिक्रीज इन कैपिटल, डिक्रीज इन एसेट। कैपिटल भी कम हो, एसेट भी कम, कैपिटल भी कम हो और ड्रैंक्स टू कैश। ड्रैंक्स टू कैश क्या होता है? कैपिटल भी कम होता है और एसेट भी कम होता है। और एक मुझे बताओ, इंक्रीज इन एसेट और इंक्रीज इन कैपिटल। इंक्रीज इन एसेट, इंक्रीज इन कैपिटल, कैश टू कैपिटल और इन्वेस्टमेंट बाय द ओनर इन फर्म। तो ये सवाल इस तरह का भी आता है पेपर में, और वो हो सकता है आपको थोड़ा परेशान भी करे, लेकिन घबराना नहीं है। पेमेंट ऑफ क्रेडिटर्स, परचेज ऑफ मशीन, पेमेंट टू क्रेडिटर्स थ्रू बैंक बैलेंस, विथड्रॉल बाय द ओनर। ये वाहिद चैप्टर है जिसके बारे में मैं आपको कहूंगा कि आपने कंप्रीहेंसिव एग्जांपल सारी करनी, कुछ नहीं छोड़ना इसका, क्योंकि छोटी छोटी सी बारीक सी सब बात भी आपने मुझे बतानी है कि कौन सी चीज ऐसी है कल कि आपको बाद में समझ लगी। कल मैं आपको अकाउंटिंग क्वेश्चन करवाऊंगा, आपने इसका करना अब क्या है, चैप्टर तो हमारा कंप्लीट हो गया जनाब। आपने सिंपल कंप्लीट रीडिंग, समझ वाली, आंखें बंद करके नहीं, प्लस कंप्रीहेंसिव एग्जांपल सारी, प्लस इसके क्वेश्चन, सेल्फ टेस्ट और प्लस एडिशनल। ये कल तक ये आपका चैप्टर तैयार हो जाना चाहिए। जिसके रहता है पिछली चीजें रहती हैं वो भी करें, और मैं कहता हूं कल ऑफ कर देते हैं, आप अपने पिछले चैप्टर तैयार करें। क्या क्या आप एक चैप्टर तो ये अपना तैयार करें अच्छी तरह, और प्लस आप तैयार करेंगे पिछले 3 चैप्टर, ठीक है। उसकी ना फाइनल असाइनमेंट मैं शेयर कर देता हूँ अब, क्योंकि बुक शफल आज तो नहीं आया, तो वो मंडे को आएगा, तो मंडे को फिर आप हार्ड फॉर्म में ले लेना। तो उसके 3 चैप्टर भी आप करो, तो कल तक आप ये वेरीफाई करो, तो इंशाल्लाह फिर मंडे से हम आगे बढ़े। वैसे तो वही है ना कि ज्यादा काम ही ना हो जाए ना, पढ़ना भी तो है ना।